ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी और राजवीर सोने जा रहे थे कि तभी इसकी के मोबाइल पर एक मेल आया, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इसकी ने राजवीर को टाइटली हग कर लिया और उसने कहा, राजवीर मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है इसकी। अब पूरी बात बताओ ना। जिस कंपनी से मुझे मॉडलिंग का ऑफर आया था वो चाहते हैं कि मैं अब न सिर्फ उनके साथ मॉडलिंग करूं बल्कि मैं उनकी इसकी इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे ठीक तरह से बोला ही नहीं जा रहा था। इसके बहुत सस्पेंस बना रही हो, आगे बताओ ना। राजवीर को भी जानने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि आखिर बात क्या थी। उन्होंने मुझे अपना ब्रांड राजदूत बनाने का ऑफर दिया है। इसके ने जैसे कि ये बात कही, राजवीर ने उसे गले से लगा लिया। वो इतना ज्यादा खुश था कि उसके पास इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड नहीं थे। उसने इसकी को अपनी गोद में उठाया और गोल गोल घुमा दिया। राजवीर मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसकी आई लव यू ये कहते हुए उसने इसकी का माथा चूम लिया था। दोनों बेड पर बैठे और राजवीर ने इसकी को पानी पिलाया। इसकी ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को यस कहो। राजवीर यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, माई बेस्ट वाइफ। ये तो बताओ कि ये सब स्टार्ट कब और कैसे हुआ। राजवीर ने इसकी से पूछा। यूँ तो इसकी राजवीर से कोई भी बात नहीं छुपाती थी, लेकिन इस बार उसने अभी तक इस ऑफर के बारे में राजवीर को नहीं बताया था, जिस वजह से राजवीर ज्यादा सरप्राइज हो गया था। राजवीर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उसने राजवीर को इस ऑफर के बारे में स्टार्टिंग से एक एक बात बता दी थी। उसने बताया कि जब उसे ये ऑफर आया तो वो पहले ज्यादा श्योर नहीं थी। उन्होंने इसकी को एड शूट में मॉडलिंग के लिए अप्रोच किया था। इतनी बड़ी ब्रांड से ऑफर से उसे थोड़ी नर्वसनेस हुई थी, इसलिए उसने राजवीर को बिना बताए अपने पिक और अपना एक वीडियो बनाकर ब्रांड को भेज दिया था। इसकी ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, राजवीर मैंने आपको इस ऑफर के बारे में पहले नहीं बताया क्योंकि मैं खुद भी पहले इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। इसकी तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही था जिसे देखकर मैंने तुम्हें पसंद किया था। लाइफ में कुछ अपने आप पर कभी डाउट मत करना। तुम खुद जानती नहीं कि तुम क्या क्या कर सकती हो। अच्छा ये तो आपने मुझे कभी नहीं बताया। याद है जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन तुम डर भी रही थी, लेकिन तुमने अपना डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ राजवीर। ये सुनकर राजवीर भी हंसने लगा था। राजवीर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। इसकी ये सब तुम्हारा हार्ड वर्क है। राजवीर ये हार्ड वर्क मैंने आपसे ही सीखा है। जब से आपके साथ क्लोजली काम करने लगी हूँ तब से मुझे पता चला है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। अच्छा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज से अगर मैं घर पर काम करूँ तो तुम कुछ नहीं कहोगी, मतलब चिड़चिड़ भी नहीं करोगी। इसकी ने पहले तो बात को सुन लिया था, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आया कि राजवीर ने उसे उसकी ही बातों में फंसा दिया था। नहीं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी हार्ड वर्क है आप ऑफिस में करो और मैं वाइफ हूँ तो चिड़चिड़ करना मेरा हक है। इसकी की मासूमियत देखकर राजवीर को भी हंसी आ गई थी। दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी इसकी थोड़ी मायूस हो गई। इसकी क्या हुआ तुम्हें। राजवीर मैं ऑफिस, अनाथालय और एड शूट सब एक साथ कैसे संभालूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। राजवीर समझ रहा था कि इसकी अभी एक साथ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर परेशान हो रही थी। उसने इसकी की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहा, इसकी सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। तभी तो मैं हूँ इसकी। दोनों एक दूसरे के गले लगे और फिर एक दूसरे में खो गए थे। वहीं दूसरी तरफ नूरी आज हुए इंसिडेंट से बहुत ज्यादा अपसेट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जो सेजल प्रताप उसे अपना ले। ये सब सोचते सोचते नूरी को अपने पेरेंट्स की याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नूरी तुम रो रही हो। नूरी ने जैसे ही साहिल की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से अपने आंसू पूछे। नहीं तो मैं नहीं रो रही हूँ। तुम चाहे लाख झूठ बोलने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें पता है ना जब भी तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे कान लाल हो जाते हैं। साहिल की ये बात सुनकर नूरी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे भी अपना बचपन याद आ गया क्योंकि ऐसी बातें बच्चे ही करते थे।
आप भी ना कभी कभी बच्चों वाली बातें करते हो। अगर तुम ऐसे ही स्माइल करती रही तो मैं पूरी उम्र बच्चों जैसी बातें करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर वो शर्मा गई थी और वहाँ से जाने लगी। तभी साहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब ले लिया था। वो मैं आपके लिए खाना लेने जा रही हूँ, नूरी ने घबराते हुए कहा। मैं खाना खाकर आया हूँ नूरी, मुझे तो तुम्हारे पास रहना है, बैठो ना कुछ देर मेरे पास। नूरी को भी साहिल के पास बैठना और उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अब उसे समझता भी था। अब बताओ तुम रो क्यों रही थी? मम्मी पापा की याद आ रही थी, ये कहते हुए नूरी फिर से रो पड़ी। साहिल ने नूरी को हग किया। नूरी जैसे ही साहिल से लिपटी तो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके दिल में आज शाम से ही जो हुआ था वो अब बाहर निकल गया था। अब बस आगे से कभी नहीं रोना, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साहिल उसे बहुत ही प्यार से सहलाया और कुछ ही देर में नूरी को साहिल की गोद में नींद आ गई थी। उसे सोते ही साहिल ने खुद से कहा, मैं तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरा करूंगा। उसने बहुत ही प्यार से उसके माथे को चूमा और खुद भी सो गया था। वहीं दूसरी तरफ अर्णव जी ने कोमल जी से पूछा, कोमल तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो? अर्णव जी और कोमल जी को किसी के फंक्शन में जाना था, लेकिन कोमल जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उनका मन नहीं कर रहा था। मेरा मन नहीं हो रहा है, आप ही जाकर आ जाओ ना, उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है कोमल। तभी सविता उनके रूम में चाय लेकर आ गई। सविता यहाँ रख दो चाय, और जो सामने कपड़े रखे हैं वो धोने के लिए लेकर जाओ। सविता ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे कोमल जी ने करने को कहा था। तभी उनके रूम में मीसा आई और उसने कहा, डैड मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। अर्णव जी और मीसा अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें करने लगे। सविता वहाँ से कपड़े लेकर जा ही रही थी कि तभी कोमल जी ने कहा, अब तो मन लग रहा है ना सविता? हाँ बड़ी दीदी, अब तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। तभी एक दूसरा सर्वेंट आया और उसने कहा, बड़ी दीदी आपको दादी बुला रही हैं। कोमल जी ने उसी सर्वेंट से कहा, बड़े साहब शर्मा जी के यहाँ जा रहे हैं तो उनका ब्रेकफास्ट जल्दी से रेडी कर दो। जी बड़ी दीदी। सविता और सर्वेंट दोनों उस रूम से चले गए थे। अर्णव जी ने मीसा से बात करते हुए उससे कहा, बेटा बाकी बातें हम शाम में करते हैं। यस डैड, मीसा ने कहा और वो ऑफिस के लिए रेडी होने चली गई। कुछ देर के बाद अर्णव जी ने ब्रेकफास्ट किया और फिर वो फंक्शन में जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ गए। तभी घर में से किसी ने एक कॉल करते हुए एक आदमी से कहा, साहब निकल गए हैं। वही अर्णव जी अपनी कार में बैठे हुए आराम से अपने फोन को यूज कर रहे थे। उनका सारा ध्यान उनके फोन पर था। उनकी कार हाईवे पर चल रही थी और काफी स्पीड में भी थी। जैसे राजवीर ने सभी को कहा था कि सभी बुलेट प्रूफ कार लेकर जाएंगे, तभी से अर्णव जी अपने साथ वही कार और ड्राइवर लेकर जाने लगे। अर्णव जी का ध्यान उनके फोन में था कि तभी उनका फोन बजा। कुछ रिंग हो जाने के बाद अर्णव जी ने कॉल पिक किया और कहा, हेलो। अर्णव जी ने इतना बोलने के बाद फोन के दूसरी तरफ से आदमी ने कुछ कहा और दोनों ने बातें आगे बढ़ी। उनकी कार के आसपास बहुत सी गाड़ी जा रही थी। तभी हाईवे पर एक स्पोर्ट बाइक आई जिसमें एक लड़का बैठा था और उसने पूरे कपड़े को ब्लैक पहना हुआ था। साथ ही हेलमेट की जगह उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। ये बाइक काफी स्पीड से अर्णव जी के कार के पास आई। अर्णव जी का सारा ध्यान अपने फोन पर था। वो बात करते हुए बोले, अच्छा ठीक है, जैसे बस डिसाइड होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अर्णव जी ने इतना कहा और अपना फोन रख दिया था। फोन रखने के बाद अर्णव जी ने कार के विंडो से बाहर देखा। बाहर उन्हें वही बाइक पर सवार आदमी दिखा। अर्णव जी उसे इग्नोर करके अपना फोन यूज करते जा रहे थे कि अचानक से अर्णव जी उनके तरफ दोबारा देखा और वो हैरान रह गए थे। उस बाइक सवार आदमी के हाथ में गन था जो वो अर्णव जी की तरफ पॉइंट कर रहा था। उसके हाथ में गन देखकर अर्णव जी घबरा गए और जैसे ही कोई एक्शन करते इतने में उस आदमी ने गन चला दी। कार के अंदर गन चलने की आवाज नहीं आई। वहीं अर्णव जी हैरानी से सिर्फ उसी तरफ देख रहे थे। उन्हें बुलेट नहीं लगी क्योंकि उनकी कार बुलेट प्रूफ थी, जिस वजह से कार पर उस बुलेट का कोई असर नहीं हुआ था। इससे पहले कि बाइक सवार और कुछ करता, ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी और उसकी कार से उस बाइक को टक्कर मारने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर अर्णव जी बोले, उसे छोड़ो और अभी निकलो यहाँ से। अर्णव जी की बात सुनकर ड्राइवर ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कार की स्पीड बढ़ाकर हाईवे से नीचे उतर गया। हाईवे से नीचे आते ही अर्णव जी बोले, घर वापस चलो।
अर्णव जी की बात मानकर ड्राइवर ने कार वापस घर की तरफ मुड़ा ली थी। वहीं राजवीर इस समय अपने घर पर था और अभी उसे इस हमले के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से एक बार फिर से राजवीर का गुस्सा बढ़ गया था। रॉकी को कॉल करते हुए राजवीर ने कहा, ये सब क्या चल रहा है? इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अटैक हो रहे हैं, आखिर तुम सभी कर क्या रहे हो? सर, मैं जल्दी उस बाइक वाले इंसान को ढूंढता हूँ, रोड पर लगे सीसीटीवी से सब पता चल जाएगा। रॉकी की बात पर राजवीर ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या और कैसे करने वाले हो, लेकिन आज रात तक का समय है, मुझे वो आदमी चाहिए। राजवीर ने इतना बोलकर फोन रख दिया था। राजवीर इस समय अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। राजवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि अगर उसने सही समय पर सभी के कार को चेंज नहीं किया होता तो आज क्या हो जाता। राजवीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी इसके स्टडी रूम में आई और राजवीर को देखकर बोली, राजवीर, ऑफिस नहीं चलना है क्या? थोड़ी देर के बाद चलते हैं। ठीक है, आप बाद में आ जाइएगा, मैं निकलती हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ ही जाओगे, मेरे बिना नहीं, राजवीर ने थोड़े कड़क लहजे में कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी थोड़ी सी चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आया कि राजवीर को अचानक से क्या हो गया था। अभी कुछ देर पहले तक तो राजवीर काफी अच्छे मूड में था, फिर अचानक से राजवीर को क्या हो गया था? इसकी ने थोड़ी हैरानी के साथ राजवीर से पूछा, राजवीर क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, तुम जाओ रूम में मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर ऑफिस चलेंगे। राजवीर की बात पर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा और न ही आगे कुछ पूछा था। उसे बस हैरानी हो रही थी। इसके रूम में गई और बेड पर बैठकर खुद में बोली, पता नहीं राजवीर को अचानक से क्या हो गया है। मैं अकेले भी तो जा सकती थी, लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं। वहीं अर्णव जी घर पहुंच गए और जल्दी से अंदर आए। अर्णव जी को घर में देखकर कोमल जी चौंक गई थी और वो बोली, आप तो अभी गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? कोमल जी की बात पर अर्णव जी बोले, कुछ काम था इसीलिए। कोमल जी को ये बोलने के बाद अर्णव जी ने एक सर्वेंट को बुलाकर कहा, राजवीर के रूम में जाओ और उससे बोलो कि मेरे रूम में आकर मिले। अर्णव जी ने इतना कहा और अपने रूम की तरफ जाने लगे थे। अर्णव जी की बात पर कोमल जी बोली, राजवीर से क्या बात करनी है आपको, सब ठीक तो है ना? कोमल जी इतना तो अच्छे से जानती थी कि राजवीर और अर्णव जी में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी और जब भी हुई हो तो किसी से जुड़ी हुई बात ही दोनों में होती थी। आज अर्णव जी राजवीर को अपने रूम में बात करने के लिए बुला रहे थे, तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। कोमल जी जानना चाहती थी कि कोमल जी के सवाल पर अर्णव जी ने कहा, कुछ नहीं, मुझे राजवीर से बिजनेस से जुड़ी हुई थोड़ी सी बात करनी है, बस इसीलिए बुला रहा हूँ। अर्णव जी ने इतना कहा और अपने रूम में चले गए थे। उनके पीछे खड़ी कोमल जी को कुछ सही नहीं लग रहा था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि अर्णव जी उन्हें सच नहीं बता रहे थे। कोमल जी आगे कुछ सोच पाती कि तभी रीवा चलते हुए उनके पास आ गई और उनकी साड़ी पकड़कर बोली, दादी। रीवा की आवाज सुनकर कोमल जी ने रीवा की तरफ देखा और उनका सारा ध्यान रीवा पर आ गया था। उन्होंने रीवा को अपनी गोद में लिया और उसे खाना खिलाने लगी। उधर राजवीर जब रूम में आया तब उसे पता चला कि अर्णव जी उसे बुला रहे थे। राजवीर ये सुनकर समझ गया था कि अर्णव जी उसे किस लिए बुला रहे थे। राजवीर ने इसके की तरफ देखा और कहा, थोड़ी देर और वेट करो, मैं डैड से बात करके आता हूँ। राजवीर के जाने के बाद इसकी बोली, पता नहीं क्या चल रहा है, न खुद ऑफिस जा रहे हैं और न ही मुझे जाने दे रहे हैं। इसकी इतना बोलकर अपने रूम से निकलकर लिविंग हॉल में आ गई थी। इसकी को देखकर कोमल जी बोली, इसकी तुम अभी तक ऑफिस नहीं गई हो? कोमल जी की बात सुनकर इसकी बोली, राजवीर के साथ जाऊंगी और राजवीर अभी तक घर में ही है, जिस वजह से मैं भी यही हूँ। इसकी की बात सुनकर कोमल जी चुप हो गई थी और कुछ सोचते हुए इसकी की तरफ देखकर बोली, एक बात पूछो इसकी? हाँ मॉम, क्या पूछना है? इसकी की बात पर कोमल जी बोली, सब ठीक तो है ना? राजवीर आजकल कुछ परेशान लगता है और ये घर में हो रहे इतने सारे बदलाव। कोमल जी के सवाल को सुनकर इसकी खामोश हो गई थी। उसे नहीं पता था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। इन सवालों के जवाब तो खुद राजवीर से इसकी भी मांग रही थी, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। इसकी को चुप देखकर कोमल जी बोली, क्या हुआ इसकी? मॉम, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। मैं राजवीर से कुछ पूछती हूँ तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है। अब आप ही बताइए मैं क्या कहूँ? इसकी की बात को कोमल जी ने ध्यान से सुना और फिर वो बोली, कोई बात नहीं इसकी, मुझे राजवीर पर इतना विश्वास है कि वो जो कुछ भी कर रहा होगा वो सभी की भलाई के लिए ही कर रहा होगा। हाँ मॉम, ये विश्वास तो मुझे भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि राजवीर अपने मन की बात बताए, पर वो कुछ नहीं बताती।
इसकी की बात सुनकर कोमल जी हल्के से हंसते हुए बोले, राजवीर तो हमेशा से ऐसा ही है, इसकी वो कोई परेशानी किसी को बताता है क्या भला? तुम्हें तो अब इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। हाँ माँ, पड़ गई है आदत। इसकी इतना बोलकर हंसने लगी थी। कोमल जी और इसकी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर रूही भी रूहान को लेकर आ गई थी। रूहान को देखते ही रीवा अपना गेम छोड़कर उसके पास चली गई थी और रूहान के साथ खेलने लगी। उन दोनों को खेलता हुआ देखकर रूही बोली। रीवा को देखते ही रूहान के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रूही की बात सुनकर इसकी ने रीवा और रूहान की तरफ देखा। रूहान अपनी छोटी छोटी आंखों से रीवा को ही देखते जा रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल भी थी। साथ ही रूहान अपने हाथ पैर चला रहा था। रीवा की रूहान को देखकर खुश थी और उसने अपनी ही भाषा में कुछ कुछ बातें कर रही थी। ये सब देखकर इसकी बोली, आप सही बोल रही हो दीदी। वैसे रूहान कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। तुम रूहान की बात कर रही हो इसकी? मुझे तो रीवा को देखकर लगता है अभी कुछ दिन पहले कितनी सी थी, गोद में ही रहती थी और अब इतनी बड़ी हो गई, चलने लगी, बोलने लगी। रूही ने इसकी की बात पर कहा। रूही की बात सुनकर इसकी बोली, हाँ ये भी आप सही बोल रहे हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसा ही होता है। मैंने तो सभी को छोटा देखा था, आप सभी इतने बड़े हो गए कि शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, समय ऐसे ही तेजी से भागता है। कोमल जी की बात पर रूही ने हाँ में अपना सर हिला दिया था। वहीं राजवीर अर्णव जी के रूम में गया। अर्णव जी अपने सोफे पर बैठे हुए थे और जो कुछ भी अभी उनके साथ हुआ था उस बारे में सोच रहे थे। उनके दिमाग में बार बार वही सब एक रील की तरह घूम रहा था। वो चाह कर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आज खतरा उनके इतने पास था। अगर आज वो बुलेट प्रूफ कार लेकर नहीं गए होते तो कुछ भी हो सकता था। उन्हें बार बार वो बाइक सवार ही याद आ रहा था। अर्णव जी की तरफ देखकर राजवीर ने कहा, आपने मुझे बुलाया? राजवीर की आवाज सुनकर अर्णव जी अपने होश में आ गए और राजवीर की तरफ देखा। राजवीर को देखते ही अर्णव जी अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, अभी कुछ देर पहले क्या हुआ, इस बारे में तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना? अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर खामोश रहा। उसे खामोश देखकर अर्णव जी बोले, तुम अब क्यों खामोश हो राजवीर? पहले मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। अब बात सभी की जान की है। मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है, कौन कर रहा है ये सब, क्या कारण है इन सब के पीछे? तुमने अचानक से घर में इतना सब क्यों बदल दिया है? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अर्णव जी ने एक के बाद एक सवाल राजवीर से किए और राजवीर खामोशी से उनकी सारी बातों को सुने जा रहा था। आप चिंता मत करिए डैड, किसी को कुछ नहीं होगा। राजवीर ने अर्णव जी के इतने सवालों के जवाब पर बस इतना ही कहा था। अर्णव जी को सब कुछ जानना था। वो राजवीर को देखते हुए बोले, मुझे सच जानना है राजवीर, आज जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर परिवार में किसी को कुछ नहीं होगा डैड, मैं बहुत जल्द ये सब खत्म कर दूंगा। राजवीर ने अर्णव जी की बात को बीच में काट कर कहा। राजवीर की बातों से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अर्णव जी जानते थे कि राजवीर जो बोल रहा था वो वैसा ही करने वाला था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अलग ही हलचल मची हुई थी। कुछ देर पहले का वो हादसा उनके आंखों के सामने से जा नहीं रहा था। एक अजीब से डर ने उन्हें घेर लिया था। राजवीर की बात को महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसने कहा, मैं सभी को सिक्योरिटी बढ़ा दी है, सबके आसपास बॉडीगार्ड भी है, किसी को कुछ नहीं होगा। आप इस बारे में अब ज्यादा मत सोचिए। ये बात अगर किसी और को पता चली तो वो भी इस डर के साए में आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक डर या घबराहट में रहे। ये सब बस कुछ दिन के लिए है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और मुझे पता है तुम जो बोल रहे हो वैसा जरूर करोगे, लेकिन राजवीर मुझे फिर भी सच जानना है, कौन है वो जो ये सब कर रहा है? पिछले दिनों मीसा को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा था, क्या वो सच था? अर्णव जी को अब समझ आ रहा था कि मीसा को जो कुछ भी महसूस हुआ था वो गलत नहीं था, उसका सच में कोई पीछा कर रहा होगा। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और उसने शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी हुआ था सारी बात अर्णव जी को बता दी थी। सब जानने के बाद अर्णव जी शौक में रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। इतने दिनों से इतना सब हो रहा था और उन्हें इन सब बातों का कोई एहसास नहीं रहा। अर्णव जी को शांत देखकर राजवीर ने कहा, मैंने आपको सारी बातें बता दी है, सच यही था, आप चिंता मत करिएगा। जब तक वो इंसान अंधेरे में छिपा हुआ है तब तक बचा हुआ है, जैसे ही वो बाहर आएगा उसे कोई नहीं बचा सकता, इस बार तो नहीं। राजवीर ने इतना कहा और रूम से निकल गया था। राजवीर के जाने के बाद अर्णव जी अपने सोफे पर बैठ गए। उनके दिमाग में राजवीर की कही हुई बातें घूम रही थी।
इतना सब हो रहा था और उन्हें कोई बात नहीं पता थी। ये बातें सोच सोच कर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं राजवीर अर्णव जी के रूम से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे लिविंग हॉल में गई, जहां इसकी कोमल जी और रूही के साथ बैठी हुई थी। साथ ही रीवा भी रूहान के साथ बैठकर खेल रही थी। अपने परिवार को ऐसा हंसता हुआ देखकर राजवीर को एक सुकून मिला था। वो कभी इस परिवार को कुछ नहीं होने दे सकता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। राजवीर ने कुछ देर वहीं खड़े रहकर सभी को देखा और अपने रूम में चला गया था। रूम में जाने के बाद राजवीर ने अपना और इसकी का ऑफिस का सामान लिया और वापस रूम से बाहर आकर इसकी से बोला, इसकी चले ऑफिस, अब जा रहे हैं, ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं, अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है जाने का। क्या हुआ, क्या सोच रही हो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? राजवीर की बात सुनकर इसकी अपनी जगह से उठी और बोली, जाना है, वैसे भी अब थोड़ी देर के बाद छुट्टी होगी। इतना बोलकर इसकी रीवा और रूहान को देखकर राजवीर के साथ निकल गई थी। इसकी राजवीर के साथ कार में बैठकर बोली, आप आज मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो? आपको पता है पिछली बार जब मैं आपके साथ ऑफिस से निकली थी तब नियति ने देख लिया था, मैंने जैसे जैसे संभाला था। अब हम ऐसे अगर साथ साथ जाएंगे तो कोई ना कोई हमें देख ही लेगा। आई डोंट केयर इसकी किसको पता चल रहा है या नहीं, या फिर कौन क्या समझ रहा है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब राजवीर की बातों पर क्या बोले। राजवीर उसकी कोई भी बात सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं था। इसकी अब कुछ नहीं कर सकती थी। इसकी अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रही थी, जो होना होगा वो हो जाएगा। इसकी ये सोचते हुए राजवीर की तरफ देखकर बोली, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मैं कहाँ परेशान हूँ? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने अपनी आंखों को छोटा करके देखा और बोला, झूठ? आप मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो, जब आपको पता है कि मैं आपको झूठ को चुटकी में पकड़ लेती हूँ। इसकी की बात सुनकर राजवीर को हंसी आ गई थी। राजवीर एक पल के लिए अपनी सभी परेशानी को भूल गया था और उसे देखकर बोला, क्या सच में ऐसी बात है? अगर ऐसा है तो मैं डर गया। राजवीर की बात पर इसकी बोली, क्या मतलब है आपका? मैं सच बोल रही हूँ, मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि आप कब मेरे से बात छिपा रहे हो और कब मुझसे झूठ बोल रहे हो और कब सच बोल रहे हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, राजवीर ने हंसते हुए कहा। राजवीर को हंसते हुए देखकर इसकी को गुस्सा आ रहा था और वो अपना गुस्सा दिखाते हुए बोली, आपको हंसी आ रही है? मैं यहाँ आपसे आपकी परेशानी का कारण पूछ रही हूँ और आप मेरे पर हंस रहे हो। राजवीर, ये अच्छी बात नहीं है। इसकी की बात सुनकर उसे ऐसा गुस्सा करते हुए देखकर राजवीर ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोला, अच्छा सॉरी, गुस्सा मत हो। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? जब स्टडी रूम में आपने मुझसे गुस्से में कहा कि आज तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने याद किया, उसने थोड़ा गुस्सा किया था क्योंकि उस समय वो बहुत गुस्से में था और वो इसकी को अकेले नहीं जाने देना चाहता था। वो खुद भी आज के हादसे से थोड़ा डर गया था। इसके पर एक बार पहले भी जानलेवा हमला हो चुका था और इस समय राजवीर की क्या हालत थी वो राजवीर आज तक नहीं भूल पाया था, जिस वजह से वो इस बार इसके पर एक आंच भी नहीं आने दे सकता था। राजवीर की खामोश देखकर इसकी बोली, देखा, अभी आप मेरे से बात करते हुए किसी और दुनिया में चले गए। ऐसा तभी होता है जब आप परेशान रहते हो। मैं किसी और दुनिया में नहीं था, बस याद कर रहा था कि उस समय मैं किस बात को लेकर गुस्सा था। अब आपको तो सोचना ही पड़ेगा, हर बात पर आप जो गुस्सा हो जाते हो। इसके की बात सुनकर राजवीर ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, मैं गुस्सा होता हूँ बात पर, या तुम होती हो? अभी भी गुस्सा हो रही हो? राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, मुझे तो आप मजबूर कर देते हो गुस्सा होने के लिए, वरना मुझे गुस्सा आता ही नहीं। वाह, जोक ऑफ द डे, पूरे दिन नाक पर गुस्सा रहता है और बोल रही हो कि गुस्सा नहीं आता। राजवीर के इसकी की नाक खींचते हुए कहा था। राजवीर के नाक खींचने की वजह से इसकी को हल्का सा दर्द हुआ और वो बोली, दर्द हो रहा है राजवीर, छोड़िए ना मेरे नाक को। इसके इतना बोलकर आराम से बाहर की तरफ देखने लगी थी। इसकी को परेशानी वाले टॉपिक पर बात न करता हुआ देखकर राजवीर थोड़ा सा शांत हुआ। वो इसके से बार झूठ बोलकर और उससे बात छिपा कर थक चुका था। अगर इसकी एक दो बार और पूछती तो शायद राजवीर उसे सारी बात सच बता देता। कुछ देर में राजवीर और इसकी ऑफिस पहुंच गए थे और डायरेक्ट राजवीर के केबिन में गए। वहां जाकर राजवीर अपने चेयर पर बैठते हुए बोला, इसकी जल्दी से मुझे आज का सारा शेड्यूल बता दो। राजवीर की बात सुनकर इसकी थोड़ी सी चौंकती हुई और खुद में बोली, वो तो मैं बनाया नहीं।
इसकी को खुद में बात करता हुआ देखकर राजवीर बोला, क्या हुआ? सब आपकी वजह से हुआ था। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने अभी तक आपका शेड्यूल बनाया ही नहीं है, तो क्या आपको बताऊं मैं? सुबह अगर मैं आ जाती तो आपको सभी अपॉइंटमेंट और मीटिंग्स देकर बना देती और आपके जाने के बाद आपको बता देती, बट अब तो बना ही नहीं है। इसके की बात सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं, अभी जाकर बना लो। वैसे भी इस समय मेरी मीटिंग नहीं होगी। अगर कोई मीटिंग होती तो समर का कॉल आ ही जाता मेरे पास। राजवीर ने इतना कहा और अपना लैपटॉप ऑन करके काम करने लगा। राजवीर को काम करता हुआ देखकर इसकी जल्दी से वहां से निकलकर अपने केबिन में चली गई और राजवीर का शेड्यूल बनाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मीसा अपने केबिन में बैठी हुई थी और थोड़ी सी परेशान भी थी। कुछ देर के बाद एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें अर्णव जी का होना जरूरी था, लेकिन अर्णव जी आज ऑफिस नहीं आए थे। मीसा इसी बात से परेशान थी। उसने 2 बार अर्णव जी को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। मीसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और कैसे करे। मीसा अपने फोन की तरफ देखते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। डैड का मीटिंग में होना बहुत जरूरी है और वो भी अभी तक नहीं आए। मीसा सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। मीसा ने अंदर आने का परमिशन दे दिया था। मीसा के परमिशन के बाद एक लड़की अंदर आई और मीसा से बोली, मैम मीटिंग का टाइम हो गया है और अर्णव सर आपको बुला रहे हैं। क्या कहा तुमने? डैड आ गए हैं क्या? यस मैम, अर्णव सर मीटिंग रूम में है और आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है खुशी, तुम एक काम करो, ये फाइल मीटिंग रूम में पहुंचा दो। मीसा की बात सुनकर खुशी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। खुशी मीसा की असिस्टेंट थी जो कुछ दिन पहले ही मीसा को असिस्ट कर रही थी। खुशी के जाने के बाद मीसा एक बार अपने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन देखी। उसे जब सब सही लगा तब वो वहाँ से निकल गई थी। इसकी ने जल्दी जल्दी राजवीर का शेड्यूल बनाकर उसे बता दिया था। राजवीर के पास आज पूरे दिन ज्यादा काम नहीं था। अपने शेड्यूल को सुनने के बाद राजवीर ने कहा, ठीक है तुम एक काम करो, ये कुछ फाइल है इसको चेक करो। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उस फाइल की तरफ देखा। वो कुछ फाइल नहीं बल्कि बहुत सारी फाइल थी, जिसे देखकर इसकी बोले, ये आपको कुछ फाइल लग रही है? ये बहुत है। ये बहुत नहीं है, ये बहुत काम है। तुम मेरी पीए हो तो ये सब करना ही होगा। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, लेकिन ये बहुत फाइल्स है। ये सबसे कम फाइल्स है जो मैंने दी है, वरना इससे ज्यादा होती है। राजवीर ने कहा। राजवीर की बात पर इसकी बोली, ठीक है लेकिन एक दिन में मेरे से नहीं हुआ तो? कोई बात नहीं, तुम 2 दिन ले सकती हो, राजवीर ने कहा और वापस से अपना काम करने लगा। राजवीर की बात सुनकर इसके के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो उन फाइल्स को लेकर खुशी खुशी राजवीर के ऑफिस से निकली। इसके राजवीर के केबिन से निकली ही थी कि सामने उसे नियति मिल गई। इसकी को इतना स्माइल करता हुआ देखकर नियति बोली, क्या बात है दीपिका, तुम आज सर के केबिन से खुशी खुशी निकली हो? नियति के सवाल को सुनकर और उसे अपने सामने देखकर इसकी की स्माइल कम हो गई और वो नियति की बात पर बोली, कुछ बात सोचकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो सर को ये फाइल देने आई थी और तुझे देख लिया। मैंने पहले कभी इतनी खुशी से तुझे सर के केबिन से बाहर आते हुए नहीं देखा था। हाँ, क्योंकि पहले सर हमेशा मुझे कुछ न कुछ बोल देते थे, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ है, इसी वजह से मेरा मूड ठीक है। इसकी की बात सुनकर नियति ने आगे कुछ नहीं कहा। इसकी ने नियति से ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपने केबिन में चली गई थी। आज नियति को देखकर इसकी को ना तो कुछ ज्यादा गुस्सा आया और ना ही ज्यादा जलन हुई थी। इसकी चुपचाप अपने केबिन में गई और आराम से काम करने लगी। वही नियति को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात थी जो उसे छुपी हुई थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह समझने की कोशिश जरूर कर रही थी। कुछ देर तक नियति खड़े होकर ऐसे ही सोचा और फिर राजवीर के केबिन को नॉक किया। राजवीर ने अंदर आने की परमिशन दे दी। तब जाकर नियति राजवीर के केबिन में गई और उसे फाइल दे दिया। नियति को तो राजवीर के केबिन में आने का कोई न कोई बहाना चाहिए होता था। उस फाइल को पढ़ते हुए राजवीर ने नियति को बिना देखे कहा, ठीक है आप जाइए, मैं फाइल भिजवा दूंगा। राजवीर की बात सुनकर न चाहते हुए भी नियति को वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन जब तक नियति राजवीर के केबिन में थी तब तक बिना पलके झपकाए उसने राजवीर को देखा और फिर वह उसके केबिन से बाहर आ गई थी। इसकी अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी कि तभी राजवीर ने उसे कॉल करके अपने केबिन में बुला लिया। इसके राजवीर के केबिन में गई और उससे बोली, क्या बात है, आपका मन नहीं लग रहा है क्या मेरे बिना? इसकी की बात पर राजवीर ने स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, सही कहा, इसलिए तुम यही बैठकर काम कर लो। लेकिन राजवीर,
आपके केबिन में कोई ना कोई आता रहता है, अभी देखा नहीं आपने? नियति आई थी कुछ देर पहले, वो फाइल देने आई थी और देकर चली गई। अब कोई नहीं आने वाला है, और अगर कोई आ भी गया तो क्या होगा? मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, अच्छा ठीक है, मैं अपना लैपटॉप लेकर आ रही हूँ। इसकी ने इतना कहा और अपने केबिन में अपना लैपटॉप लेने के लिए चली गई थी। राजवीर का मन आज बहुत बेचैन हो रहा था। आज जो कुछ भी हुआ था वो कोई छोटी बात नहीं थी, जिस वजह से उसका मन किसी काम में ज्यादा नहीं लग पा रहा था। राजवीर इसकी को अपने सामने रखना चाहता था, जिससे उसे थोड़ी शांति मिले। इसकी को देखकर राजवीर को सुकून मिलता था। इसकी वहीं आकर सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ नूरी आज बुटीक नहीं गई थी। उसका मन नहीं कर रहा था आज कहीं जाने का, जिस वजह से साहिल ने उसे घर में आराम करने के लिए कह दिया था। नूरी अपने रूम में बैठी हुई थी कि तभी उसे नीचे से तेज तेज आवाज आने लगी। सेजल की आवाज सुनकर पहले तो नूरी ने उसको इग्नोर किया, लेकिन जब उसे ज्यादा आवाज आने लगी तो वो अपनी जगह से खड़ी हुई और रूम से निकलकर नीचे जाने लगी। नीचे जाकर उसने देखा कि सेजल एक सर्वेंट पर गुस्सा कर रही थी। सेजल के सामने एक सर्वेंट खड़े थे और सेजल गुस्से में उससे बातें करते हुए बोली, तुमको यहाँ काम के लिए रखा गया है, ये सब क्या है? पूरी की पूरी ड्रेस खराब करके रख दी है तुमने। तुम सभी की सैलरी से बहुत महंगी है मेरी ड्रेस। सॉरी मैम, गलती से कॉफी आप पर गिर गई, उस सर्वेंट ने कहा। उसके बाद सुनकर सेजल बोली, गलती से? तुम्हारी गलती की वजह से मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई है। सेजल की इतनी तेज आवाज को धीरज प्रताप ने भी सुन लिया था, जो कि बाहर गार्डन से अंदर आ रहे थे। सेजल की पूरी बातों को सुनकर उन्होंने कहा, उसने कहा ना कि गलती से गिर गई, तो क्यों इतना बोल रही हो? गलतियां हो जाती हैं, बात को जाने दो। जाने कैसे दूं मैं? आज इस गलती के लिए माफ कर दूंगी तो कल कोई बड़ी गलती कर देगा। वैसे भी इन सभी पर से मेरा भरोसा उठ गया है, पता नहीं कब कौन क्या कर दे। सेजल का निशाना साफ था। वो अपनी बातों से नूरी को सुना रही थी और नूरी भी इस बात को समझ रही थी। नूरी चुपचाप वहीं खड़ी होकर ये सब देख रही थी। वो सेजल से जुड़े हुए मामले में कुछ नहीं बोलती थी। सेजल की बात पर धीरज प्रताप बोले, तुम कुछ भी सोच रही हो? अभी जाने दो इसे, आगे से कुछ हुआ तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। धीरज ने इतना कहा और उस सर्वेंट को जाने के लिए बोल दिया था। धीरज की बात सुनकर उस सर्वेंट ने धीरज प्रताप से कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम अभी जाओ। धीरज प्रताप की बात सुनकर वो सर्वेंट वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद नूरी भी अपने रूम में गई। वहीं धीरज प्रताप सेजल के पास आए और उनसे बोले, ये आजकल तुम क्या फालतू की बातों पर बोलने लगी हो? फालतू की बातें लगती है, इसमें फालतू क्या था? मेरी ड्रेस खराब हो गई, उसके लिए मैं बोल रही थी। मैं तुम्हारी ड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि तुम हर बात पर नूरी को कुछ न कुछ सुना रही हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, लेकिन इस बात को मत भूलो कि अब हमारे बेटे की वाइफ है। प्लीज धीरज, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी बोल रही हूँ, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या होगा? जब साहिल को वो पसंद है, तुम ये सब करके उन दोनों के रिश्ते में ही जहर घोल रही हो। उसके बाद उसके लिए तुम्हें वार्निंग दे रहा है, ये सब करना बंद करो वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी क्या अच्छा हो रहा है? मैंने क्या नहीं सोचा था अपने बेटे के लिए, सब मिट्टी में मिला दिया। हाँ, तो ये सब साहिल ने किया, तुम उससे बोलो। नूरी की इन सब में कोई गलती नहीं है, उसे क्यों बात बात पर सुनाती रहती हो? धीरज प्रताप इतना बोलकर अपने रूम में चले गए। उन्होंने कई बार सेजल को ये सब करने से मना किया था, लेकिन सेजल फिर भी वही सब किए जा रही थी और धीरज को साफ साफ समझ आ रहा था कि सेजल जो भी कर रही थी वो नूरी को परेशान करने के लिए कर रही थी। धीरज प्रताप के जाने के बाद सेजल ने उस तरफ गुस्से में देखा और खुद में बोली, जिसे जो सोचना है सोचे, जो बोलना है वो बोले, मैं वही करने वाली हूँ जो मुझे करना है। सेजल इतने बोलकर वो अपने रूम में अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई थी। वहीं नूरी जब रूम में आई तब उसने देखा कि उसका फोन बहुत देर से बजे जा रहा था। ये देखकर नूरी ने जल्दी से अपने फोन को लिखा। उसके फोन पर साहिल कॉल कर रहा था। नूरी ने जल्दी से साहिल का कॉल पिक किया और बोली, हेलो। नूरी की आवाज सुनकर फोन के दूसरी तरफ से साहिल ने कहा, तुमने खाना खा लिया? साहिल के सवाल को सुनकर नूरी थोड़ी सी चौंक गई थी। साहिल बहुत कम ही उससे खाना खाने के बारे में पूछता था और वो भी ऐसे कॉल करके, जिस वजह से नूरी थोड़ी सी हैरान हो गई थी। नूरी को कुछ न बोलता हुआ देखकर साहिल ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस खाने जा रही थी। नूरी ने साहिल की बात पर कहा। नूरी की बात सुनकर साहिल बोला, खाने जा रही हो? अब तक क्या कर रही थी तुम? दोपहर के 2 बज रहे हैं और तुमने खाना नहीं खाया? मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा,
मैं बस जा रही हूँ खाने। ठीक है, तुम खा लो, मैं बाद में कॉल करूँगा और आगे से खाना खाना मत भूलना। साहिल ने इतना बोलकर फोन रख दिया था। फोन कट होने के बाद नूरी ने कुछ देर अपने फोन को देखा और फोन को देखते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे साहिल का उसका केयर करना बहुत अच्छा लगता था। साहिल के बारे में सोच सोच कर नूरी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ रही थी। नूरी ने अपना खाना अपने रूम में ही मंगवा लिया। वो खुद नीचे नहीं गई क्योंकि वो नहीं जानती थी कि नीचे सेजल का क्या मूड था। राजवीर बहुत देर से इसकी को लंच करने के लिए बोल रहा था, लेकिन इसकी अपने काम में लगी हुई थी, जिस बात से राजवीर को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। और राजवीर अपनी जगह से उठकर इसकी के पास गया और उसके हाथ से फाइल लेकर कहा, लंच टाइम है इसकी, सुबह के बाद से तुमने कुछ नहीं खाया है और अभी भी काम में लगी हुई हो। काम इतना जरूरी भी नहीं है राजवीर, बस थोड़ा सा काम रह गया, वो करने के बाद मैं खाने ही वाली थी, अभी खाओ। राजवीर की बात पर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा और जल्दी से खाना खाने लगी थी। राजवीर ने बहुत देर पहले ही इसकी के लिए खाना मंगवा लिया था। इसकी अपना लंच करते हुए राजवीर को देखकर बोली, आपको नहीं खाना है क्या? तुम खाओ, मैं खा लूंगा। कब? आप भी खाओ अभी, इसकी ने कहा। इसके के बाद सुनकर राजवीर वही बैठ गया था और उसके साथ खाना खाने लगा। कुछ देर के बाद दोनों का लंच खत्म हो गया। लंच करने के बाद इसकी ने राजवीर की तरफ देखकर बोला, अब मेरी फाइल दे दीजिए, मुझे काम जल्दी खत्म करके घर जाना है। लेकिन मुझे टाइम लगेगा। तो क्या हो गया, मैं चली जाऊंगी। नहीं, तुम मेरे साथ जाओगी। लेकिन क्यों? सुबह भी आपने यही कहा मैं अकेले घर जा सकती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ जाना है इसलिए बोल रहा हूँ। राजवीर ने इतना कहा और वापस से अपने चेयर पर जाकर बैठ गया था। इसके राजवीर को कुछ नहीं बोल सकती थी। उसे समझ आ रहा था कि राजवीर ने उसे जो जवाब दिया था ऐसा कुछ नहीं था, बात कुछ और ही थी, जिस वजह से राजवीर उसे अपने साथ घर लेकर जाना चाह रहा था। वही राजवीर अपने चेयर पर बैठकर बिना इसकी की तरफ देखे अपना काम करने लगा। राजवीर को डर था कि अगर उसने इसकी की तरफ देखा तब इसकी उससे दोबारा सवाल करने लगेगी। राजवीर अपने काम में बिजी हो गया, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि उसे रॉकी कॉल कर रहा था। रॉकी का कॉल देखकर राजवीर ने कॉल पिक किया। फोन के दूसरी तरफ से रॉकी की बात सुनकर राजवीर ने हैरानी से कहा, व्हाट, ये कैसे हुआ? दूसरी तरफ से रॉकी ने कहा, सर उसकी लोकेशन हमने ट्रेस कर ली थी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा उससे पहले ही इसके किसी ने गेम बजा डाला। राजवीर आगे कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले उसने देखा कि इसकी भी उसी रूम में थी। अगर उसने अभी रॉकी से बात की तो इसकी भी उससे सवाल करने लगेगी। राजवीर उठा और सीक्रेट रूम में चला गया था। राजवीर के जाते ही इसकी ने खुद से कहा, ये बात करते करते वहाँ क्यों चले गए? किसका कॉल आया होगा कि राजवीर मेरे सामने बात नहीं कर पा रहे हैं? वहीं राजवीर के अंदर बदले और गुस्से की आग दोनों धधक रही थी। रॉकी, उससे कुछ पता चला? कुछ भी सर, उसका मोबाइल और कुछ मैप्स मिले हैं उसके घर से। ये तो मेरे आने से पहले ही निकल गया था, लेकिन मुझे कसम है मेरी माँ की कि मैं उसके पीछे जो भी है उसे जिंदा ढूंढ निकालूंगा। रॉकी के सामने उस आदमी की लाश पड़ी थी जिसे अर्णव जी पर गोली चलाने की कोशिश की थी। राजवीर को वो आदमी जिंदा चाहिए था। रॉकी, मुझे वो एक एक आदमी जिंदा चाहिए जो इसके पीछे है। यस सर, अब ये साले चाहे पताल में छुप जाए तो भी मैं वहाँ से इनको ढूंढ लाऊंगा। राजवीर ने ये सुना और फोन रख दिया था। उसका गुस्से से उसकी आंखों में उतर आया था। वो जैसे ही बाहर आया तो इसकी उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। राजवीर आया और फिर बिना कुछ कहे अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में रूही गार्डन में बैठी थी। तभी अर्णव जी और कोमल जी उसके पास आकर बैठ गए। क्या हुआ बेटा, आज यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? रूही ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। वो माँ पापा, आप कब आए? हम तो बस अभी अभी आए हैं बेटा, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? रूहान और रीवा सविता दीदी के साथ खेल रहे थे तो मैंने सोचा कुछ देर बाहर खुली हवा में बैठा जाए। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। प्लीज हियर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, कोमल जी ने रूही से कहा। अर्णव जी, रूही और कोमल जी कुछ देर तक आपस में बातें करते रहे। अर्णव जी रूही के सामने ही उनके बचपन के किस्से कोमल जी को सुना रहे थे। डैड, मैं इतनी बदमाश नहीं थी जितना आप कह रहे हो। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे ज्यादा बदमाश तो मिहिर और मीसा थे। पूरा दिन घर को सिर पर चढ़ा कर रखते थे और सबसे ज्यादा शांत और समझदार पहले भी राजवीर ही था और अब भी राजवीर ही है। तभी अर्णव जी को एक कॉल आया और वो बात करने के लिए साइड में चले गए। उनके जाते ही रूही ने कोमल जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मम्मा, क्या आपको कभी फील नहीं होता कि भैया आपसे कुछ भी बात नहीं करते हैं? देखो बेटा,
पहले जब तुम मुझसे ये सवाल पूछती थी तब मैंने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि तब तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन अब तुम भी एक माँ हो। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि राजवीर मुझसे बात करे, मेरे लिए जरूरी है कि वो खुश रहे। मम्मा, ये बात तो अब मैं अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन कभी तो आपको भी बुरा लगता होगा ना। बेटा, मुझे अपने बच्चों की किसी बात का बुरा नहीं लगता है। वो माँ ही क्या जो अपने बच्चों की बातों का बुरा माने। मेरे सभी बच्चे मेरे सामने हैं, हंस खेल रहे हैं, खुश हैं। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। बस मेरे घर को किसी की नजर न लगे। तभी अर्णव जी भी कॉल पर बात करके वहाँ आ गए थे। उन्होंने कोमल जी की तरफ देखते हुए कहा, किसको नजर से बचा रही हो कोमल? कुछ भी नहीं, रूही और मैं यूं ही बातें कर रहे थे। रूही कोमल जी के जज्बे को देखकर हैरान थी। वो बिना शिकायत किए भी लाइफ में कितनी खुश थी। वो अपनी जगह से उठी और उसने कोमल जी को हग कर लिया था। मम्मा, आई लव यू सो मच। आई लव यू ढेर सारा मेरा बेटा। वहीं दूसरी तरफ इसकी का काम पूरा हो गया था तो वो राजवीर का वेट कर रही थी। राजवीर अभी भी उसी मूड में था। तभी भी इसकी की हिम्मत उससे कुछ भी पूछने की नहीं हो रही थी, बल्कि वो उसका वेट कर रही थी। तभी रॉकी का कॉल एक बार फिर से राजवीर के पास आया। राजवीर फिर से ऑफिस के सीक्रेट रूम में गया। रॉकी ने राजवीर से कहा, सर एक न्यूज है। जब से उसे पता चला है कि हम उसके पीछे हैं तो वो इंडिया छोड़कर भाग गया है। उसने यहाँ से सब कुछ साफ कर लिया है। हमने उसकी हर एक जगह कई बार चेक की, पर उसका घर, उसका ऑफिस, यहाँ तक उसका नामो निशान भी नहीं है। लगता है हमसे डरकर भाग गया है। जब शेर बाहर आता है तो चूहे अपने बिल में घुस ही जाते हैं, लेकिन हम उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। रॉकी पिछले कई दिनों से इस काम में लगा हुआ था और राजवीर के कहने से उसने 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ पता लगा लिया था। गुड रॉकी, राजवीर ने कहा और उसने फोन रख दिया था। राजवीर जानता था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। इस फोन कॉल के बाद राजवीर का मूड फिर से लाइट हो गया था और वो स्माइल करते हुए बाहर आया और उसने इसकी को हग कर लिया था। इसकी राजवीर के इस बिहेवियर से हैरान थी, क्योंकि वो जब दोपहर में अंदर गया था तो गुस्से में बाहर आया था और इस बार जब अंदर गया था तो खुशी से बाहर आया था। मैं भी देखूंगी किसी दिन के अंदर ऐसा क्या है। कहाँ खो गई हो इसकी? कुछ नहीं राजवीर, बहुत भूख लग रही है और मैं भी थक गई हूँ। बिल्कुल जैसा आप कहे, राजवीर ने हंसते हुए कहा। इसकी भी राजवीर की बात सुनकर खुश हो गई थी और दोनों घर चले गए। राजवीर आज बहुत खुश था क्योंकि उसका दुश्मन इंडिया से भाग गया था। आज उसने सभी फैमिली मेंबर को एक साथ डिनर करने के लिए कहा। घर में सभी खुश थे कि राजवीर आज सबके साथ बैठने वाला था। डिनर के बाद राजवीर रूम में चला गया, लेकिन बाकी सभी फैमिली मेंबर ने एक दूसरे के साथ खूब मस्ती की। इसकी आज बहुत लेट रूम में गई थी और राजवीर उसका वेट कर रहा था। इसके जैसे ही अंदर गई तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि राजवीर ने रूम को बहुत ही प्यारा डेकोरेशन करवाया हुआ था। वाह राजवीर, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। चारों तरफ सेंटेड कैंडल्स थी और धीमी धीमी फूलों की खुशबू आ रही थी। इसकी आई लव यू सो मच, राजवीर ने कहा और इसकी को अपनी गोद में उठा लिया। राजवीर, यू आर द बेस्ट। वहीं दूसरे दिन अर्णव जी और मीसा साथ में होटल के लिए निकल गए थे। वहीं मिहिर ब्रेकफास्ट करके रेडी होने के लिए चला गया था। तभी वहाँ कीर्ति भी आ गई। कीर्ति आकर सबसे मिली। दादी ने कहा, बेटा कैसी हो? बड़े दिनों के बाद आई हो। दादी, आगे से मैं टाइम टू टाइम आ जाऊंगी, कीर्ति ने कहा। तभी कोमल जी ने दादी से कहा, वो माँ, अभी कीर्ति अपने भाई को लेकर परेशान थी, इसलिए नहीं आ पाई होगी। हाँ, मुझे याद आया, कोमल जी अपने सभी बच्चों के बारे में सब कुछ पता रखती थी। कीर्ति और इसके साथ में बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। तभी रीवा कीर्ति के पास आ गई। पहले तो वो एक टक उसे देखने लगी और फिर उसने कहा, चाची। उसके मुंह से चाची सुनते ही सभी हैरान रह गए थे। कीर्ति ने तभी रीवा को गले लगा लिया और उसे बहुत सारा प्यार किया। आपको ये किसने सिखाया, मेरी प्यारी सी गुड़िया? कीर्ति ने रीवा से पूछा। दादी, आपने सुना रीवा ने अभी क्या बोला? इसकी ने खुश होकर कहा। वो उसके मुंह से ये सब सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कोमल जी ने हंसते हुए कहा, ये सब मिहिर ही सिखा रहा है रीवा को। पिछले कई दिनों से उसे कीर्ति की फोटो दिखाता है और रीवा को कहता है कि ये आपकी चाची है। तो रीवा ने जैसे ही कीर्ति को देखा तो कह दिया। वहीं रीवा ने जैसे ही देखा कि उसके चाची बोलने से सब खुश हो रहे हैं तो बार बार ये कहने लगी थी। कुछ देर में मिहिर नीचे आ गया, फिर तीनों साथ में चले गए। वहीं घर में दूसरी तरफ
तभी घर में किसी ने कॉल करके एक आदमी से कहा, राजवीर साहब ऑफिस के लिए निकल गए हैं और इसकी और मिहिर भी कहीं जा रहे हैं, और हाँ, उनके साथ एक लड़की और भी है। कहीं और मतलब? मुझे ये बताओ कहाँ जा रहे हैं, और वो लड़की कौन है? उस आदमी ने गुस्से में पूछा। वो मुझे नहीं पता साहब, किसी ने फोन पर रोते हुए कहा। नहीं पता तो पता करो, वरना तुझे पता है कि क्या होगा, उस आदमी ने कहा था और उसने फोन रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के घर पर कार्तिक जल्दी उठ गया था, क्योंकि आज उसे रीत को पिक करने जाना था और वो अपनी पिछली गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। वो उठा, उसने उठकर रीत के लिए बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट रेडी किया। आज तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा रीत, कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। उसने कुछ ही देर में सब कुछ बना लिया था। उदय प्रताप ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, रीत वेट कर रही होगी। चाचू चिल, उसने कहा था कि फ्री होते ही कॉल कर देगी। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा हूँ। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, एक बार रीत को आ जाने दो, सब मिलकर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके चाचू, डन। कुछ देर के बाद रीत का कॉल आया और कार्तिक उसे पिक करने चला गया था। रीत हॉस्पिटल से बाहर ही आ गई थी। उसने जैसे ही कार्तिक को आते हुए देखा तो वो झट से कार में बैठ गई थी। क्या बात है कार्तिक? चाचू की क्लास को मानना पड़ेगा, एक वो दिन था और आज एक दिन है। तुम कभी लेट नहीं होते हो, रीत ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम्हें तो हंसी आएगी ही, लेकिन सच में उस दिन चाचू ने मेरी जो क्लास लगाई थी ना, उसके बाद तो मैं रात में 3-4 बार उठकर देख लेता हूँ कि टाइम क्या हुआ है। कार्तिक, पता नहीं कि तुम कैसे बिजनेसमैन बन गए, रीत ने हंसते हुए कहा था। कैसे, क्या मतलब? मेहनत से बना हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए था। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये बात तो सभी कहते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ, बिल्कुल हीरो माफिक। हीरो का तो पता नहीं, लेकिन जितना ड्रामा तुम करते हो ना, उसके लिए तुम्हें वही प्रोफेशन सूट करता है। रीत, ये कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट? रीत ने कुछ कहा और वो कार्तिक के सामने देखकर हंसने लगी थी। उसने कहा, ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट ही था, रीत ने कहा, और वो साइड में मुंह करके हंसने लगी थी। उसने खुद से कहा, तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट और एक्चुअल एक्टर के लिए इंसल्ट। तभी कार्तिक ने कहा, रीत कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे न बहुत तेज भूख लगी है कार्तिक, जल्दी चलो। रीत ने बात को डाइवर्ट करने के लिए कहा था। कुछ देर में कार्तिक और रीत घर पहुंच गए थे। दोनों हॉल में आकर बैठे और बातें करने लगे। रीत फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए आ गई थी। तभी कार्तिक ने कुछ ऐसा देखा कि वो जोर से चिल्ला उठा। कार्तिक ने देखा कि उदय प्रताप नीचे गिरे हुए थे। उठो चाचू। उसकी चीख सुनकर बहादुर और बाकी सर्वेंट भी वहां आ गए थे। कार्तिक और बहादुर ने मिलकर उदय प्रताप को उठाया और अंदर बेड पर सुला दिया। रीत को बुलाओ, कार्तिक ने दूसरे सर्वेंट से कहा। कार्तिक ने तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ रीत भागते हुए आ गई। उसने देखा कि चाचू बेहोश थे तो वो खुद भी घबरा गई थी। कार्तिक, चाचू को क्या हो गया है? रीत ने कार्तिक से पूछा। कार्तिक तो कुछ कह नहीं पाया तो बहादुर ने बताया, साहब बाहर बेहोश हो गए थे। बहादुर भैया, आप पानी लेकर आओ जल्दी। कार्तिक, तुम चाचू के पैरों की मालिश करो, रीत ने कहा। रीत ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे उन्हें होश आ गया था। उन्हें जैसे ही होश आया तो कार्तिक बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। रीत ने एक सर्वेंट से अपना बैग मंगवाया और जल्दी से उनकी पल्स रेट और बीपी चेक किया। अरे कार्तिक, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उदय प्रताप ने स्माइल करते हुए कहा। वो ऐसे कह रहे थे, लेकिन उनकी पूरी बॉडी पसीने में भीगी हुई थी। रीत ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर वो उठ ही रहे थे कि रीत ने कहा, चाचू आपका बीपी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है, अभी आप यहीं आराम करेंगे, उठने की तो अभी सोचना भी मत। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस यूं ही, उदय प्रताप ने कहा। उदय प्रताप तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें कुछ हुआ था। हालांकि कार्तिक और रीत अब थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते थे। कल आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा, मुझे कुछ टेस्ट भी करने हैं चाचू, रीत ने उदय प्रताप से कहा। बेटा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, उदय प्रताप ने कहा। उन्हें आज किसी मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो ऑफिस जाना चाहते थे। तभी कार्तिक ने उदय प्रताप को देखते हुए कहा, रीत तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा चाचू। कार्तिक, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चाचू आप यहाँ रेस्ट करो, मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। हाँ कार्तिक, तब तक मैं चाचू के साथ हूँ, रीत ने कहा। वहीं दूसरी तरफ इसकी और मिहिर और कीर्ति अनाथालय पहुँच गए थे। वो तीनों अंदर जा ही रहे थे कि इसकी ने देखा कि बच्चे पार्क में खेल रहे थे।
तभी उसने मिहिर और कीर्ति से कहा, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं आती हूँ। इसकी ने देखा कि पार्क में छोटी सी बच्ची एक साइड में बैठी हुई थी। इसकी उस बच्चे के पास जाकर बैठ गई थी। जैसे ही इसकी वहाँ बैठी तो वो बच्ची बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आपका नाम क्या है? उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा। आपको खेलने का मन नहीं कर रहा है? इसकी ने उस बच्ची से पूछा। नहीं, तो आपको क्या अच्छा लगता है? उस छोटी सी बच्ची ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं। इसकी उस बच्चे के जवाबों से बहुत परेशान हो गई थी। जिस उम्र में बच्चे बेफिक्र होकर खेलते थे, उस उम्र में यह बच्ची अकेले बैठी थी। तभी इसकी को एक आइडिया आया। वो प्ले रूम से एक डॉल लेकर आ गए। इसकी उस बच्चे के सामने ही उस डॉल को हाथ से लेकर डॉल से बातें करने लगी। आप तो मुझसे बात करोगे ना? तभी इसकी ने डॉल की तरफ से बच्चों जैसे आवाज निकाल कर कहा, हाँ करूंगी। इसकी ने डॉल से कहा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीहू है, इसकी ने डॉल की आवाज में कहा। उस छोटे बच्चे ने जैसे ही ये नाम सुना तो उसने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन पीहू तो मेरा नाम भी है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है, इसकी ने छोटी बच्ची से कहा। इसकी कुछ देर डॉल से बात करती रही, जिससे पीहू इसकी के साथ कंफर्टेबल हो गई थी। पीहू, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? पीहू ने इसकी के हाथों से डॉल ली और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी। इसके को पता नहीं, बार बार ऐसा लग रहा था जैसे पीहू उससे कुछ तो छिपा रही थी। तभी इसकी के फोन पर मिहिर का कॉल आया और वो अंदर चली गई। तीनों ने मिलकर स्पोर्ट मीट के बारे में डिस्कस किया। इसकी ने पूरी टीम से कहा, हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि बच्चे बहुत एंजॉय करें और उनमें स्पोर्ट के लिए मोटिवेशन आए। इसकी मिहिर और कीर्ति तीनों ने साथ में लंच किया और खूब एंजॉय किया। लंच के बाद मिहिर और कीर्ति काम करने के लिए चले गए थे। वहीं इसकी सभी बच्चों से बातें कर रही थी। वो जब भी यहाँ आती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो खुद का बचपन जी रही थी। तभी इसकी की नजर पीहू पर गई, जो अभी भी काफी सहमी हुई थी। इसके के मन में उसे लेकर बार बार ख्याल आ रहे थे, लेकिन फिर इसकी ने सोचा कि शायद वो अभी यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई होगी, तभी इतना परेशान हो रही थी। तभी इसकी ने उसकी तरफ देखकर स्माइल की। वो पहले तो इसकी को देखते ही पीछे छुप गई, लेकिन फिर उसने इसकी की तरफ देखकर हल्की से स्माइल दे दी, जिससे इसकी का दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इसकी ने नोटिस किया कि उसके हाथ में अभी भी वो डॉल था जो पीहू को उसने दी थी। थैंक्स गॉड, मेरा शक गलत निकला। हालांकि इसकी ने केयर टेकर को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो सभी बच्चों का ख्याल रखे। बच्चों और स्टाफ से बात करके इसके भी ऑफिस की तरफ जा रही थी। मिहिर को इवेंट मैनेजमेंट में बहुत मजा आता था, इसलिए इसकी ने ये पूरी जिम्मेदारी अब कीर्ति और मिहिर पर छोड़ दी थी। मिहिर और कीर्ति शेड्यूल प्लान कर रहे थे और इसकी ऑफिस के लिए निकल रही थी। वो अपना बैग पैक कर रही थी कि तभी कीर्ति ने कहा, इसकी वो एक बार रीत से भी बात कर लेना, क्योंकि बच्चों का मेडिकल चेकअप कराना है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, एक बार जाकर रीत भाभी से भी मिल लेती हूँ। इसकी ने इतना कहा और रीत से मिलने के लिए ड्राइवर के साथ निकल गई थी। हालांकि वो जा ही रही थी कि कोमल जी का कॉल आ गया कि रीवा आज उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने ड्राइवर को यू टर्न करने के लिए कह दिया और वो घर चली गई रीवा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इसके जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि रीवा गेट पर खड़े होकर उसका वेट कर रही थी। उसने जैसे ही इसके को देखा तो उसके गले लग गई। अले बेबी, आपको मम्मा की याद आ रही थी? इसकी ने रीवा से कहा, अब मम्मा आपके साथ ही खेलेंगे। इसकी और रीवा ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वहीं दूसरी तरफ इसकी आज बहुत ज्यादा थक गई थी और उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। वहीं दादी के रूम में दादी को न जाने क्यों आज बहुत बेचैनी हो रही थी और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो अपने रूम में वॉक कर रही थी, पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही है, दादी ने खुद से कहा। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके रूम के बाहर था। दादी बाहर की तरफ गई तो वहाँ कोई नहीं था। दादी ने कहा, मैंने तो किसी के पैरों की आहट सुनी थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। दादी ने इतना कहा और फिर से अपने रूम में आ गई थी। रूही और समर के रूम में। समर रूही को सुला चुका था। उसे देखा कि रूही बहुत ज्यादा परेशान थी। समर ने रूही से पूछा, रूही क्या हुआ? बहुत सैड लग रही हो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, रूही ने समर से कहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा है रूही? समर बिल्कुल क्लूलेस था कि रूही क्यों परेशान थी। ये सुनते ही रूही रोने लगी थी। समर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूही के मन में अभी क्या चल रहा है। क्या हुआ रूही, प्लीज मुझे बताओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कुछ गलती की है तो बताओ मुझे, मैं आगे से वो कभी नहीं करूँगा।
तुमने कुछ नहीं किया है समर। अगर मैंने कुछ नहीं किया रूही तो तुम रो क्यों रही हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तुम रोती हो। समर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है रूही? समर, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब आगे मैं कभी वापस जॉब नहीं कर पाऊंगी। रूही पिछले कई दिनों से अंदर ही अंदर इसी बात से परेशान थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो अब कभी भी फिर से अपना करियर स्टार्ट नहीं कर पाएगी। रूही, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? रूही ने समर की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि ऐसा है समर, मुझे कभी पेन होने लगता है तो कभी कुछ और प्रॉब्लम। थोड़ी देर बैठती हूँ तो बैक में दर्द होता है। एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। बाहर जा नहीं सकती क्योंकि बेबी को फीड करवाना होता है। मेरे बाल इतने तेजी से झड़ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है समर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये सब क्यों फील हो रहा है। मैं अपने बेबी से बहुत प्यार करती हूँ समर, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हूँ ही नहीं। रूही ने समर को एक ही सांस में सब कुछ बता दिया था। उसके मन में पिछले कुछ टाइम से ये सब चल ही रहा था, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। रूही, सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड थैंक यू सो मच कि तुमने इतनी ऑनेस्टली ये सब कुछ मुझे बताया। रूही, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हर कदम पर। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। मैं था, हूँ और हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। ये सुनकर रूही को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके मन में एक और बात आई। समर, कहीं मैं एक बुरी माँ तो नहीं? तुम प्लीज मुझे जज मत करना। मुझे पता है, इसलिए मैं ये बात किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। रूही मेरी प्यारी रूही, मैं बस थोड़ा सा अपसेट हूँ कि तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हें जज करूँगा। मैं देख लूंगा रूही, अब तुम सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। तभी इसकी को सपने में पीहू का चेहरा दिखाई दिया। मुझे बचा लो दीदी, पीहू ने इसकी से कहा और वो भागकर कहीं चली गई थी। इसकी नींद में अचानक से घबरा कर उठी। वो उठी तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था, बल्कि वो अपने घर में थी। उसने पानी पिया और अपने साइड में देखा तो राजवीर और रीवा सो रहे थे। उसने दोनों को एक एक किस की और फिर खुद भी सो गई थी। अगली सुबह आज इसकी और राजवीर की नींद बिल्कुल एक साथ खुली थी। दोनों ने जैसे ही साइड में देखा तो दोनों एक दूसरे के सामने ही देख रहे थे। गुड मॉर्निंग क्यूटी पी। गुड मॉर्निंग राजवीर। नींद पूरी हुई इसकी? हाँ राजवीर, हो गई। तभी रीवा भी उठ गई और राजवीर के ऊपर आकर दोनों के बीच में आकर सो गई थी। रीवा इसके के पास गई और उसने कहा, मम्मा नीचे जाना है बेटा को, लेकिन नीचे अभी बहुत ठंड है मेरी लड्डू। इसकी ने ठंड लगने का इशारा किया ताकि रीवा नीचे जाने की जिद छोड़ दे। हालांकि रीवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो फिर भी नीचे जाने की जिद करती रही और राजवीर इसकी को देख कर हंस रहा था। आपको बहुत हंसी आ रही है? मैं कहाँ हंस रहा हूँ इसकी। राजवीर आज उठते ही बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए वो इसकी को टीस कर रहा था और इसकी टीस हो भी रही थी, इसलिए उसे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी राजवीर ने अपने फोन में रीवा का फेवरेट सॉन्ग लगाया और रीवा नीचे जाने की जिद भूलकर डांस करने लगी और गोल गोल घूमने लगी थी। वो डांस करते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि राजवीर और इसकी उसके लिए क्लैप कर रहे थे। देखा इसकी कैसे मना लिया, रीवा को डाइवर्ट कर दिया था मैं। तभी इसकी ने सॉन्ग बंद कर दिया। जैसे ही सॉन्ग रुक गया तो रीवा फिर से नीचे जाने की जिद करने लगी। इसकी ने हंसते हुए राजवीर से कहा, अब आप डाइवर्ट करो रीवा को। उसने इतना कहा और वो खुद नीचे चली गई। इसकी के जाते ही राजवीर ने खुद से कहा, ये इसकी भी ना रीवा से भी ज्यादा छोटी है। वहीं इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरकर जा रही थी। तभी उसने देखा कि कोई सर्वेंट कोमल जी और अर्णव जी के रूम के बाहर कान लगाकर कुछ सुन रहा था। इसकी ने जैसे ही यह दूर से देखा तो वो हैरान रह गई थी। वो जैसे ही वहाँ गई तो उसने देखा, क्या हुआ यहाँ, क्या हो रहा है? वो मैं चाय लेकर, सर्वेंट ने कहा। चाय मुझे दो और आप जाओ यहाँ से, इसकी ने उसे कहा। वो सर्वेंट इसके की बात सुनकर वहाँ से चला गया था। इसके रूम को नॉक करके अंदर गई तो उसने देखा कि सविता टेबल पर चाय की ट्रे रख रही थी। कोमल जी और अर्णव जी ने जैसे ही इसकी को चाय के साथ देखा तो उन्होंने कहा, अरे बेटा इसकी, आओ आओ, वो मैं चाय लेकर आई हूँ। वो मुझे पता नहीं था कि पहले ही। इसकी ने इतना कहा सविता चाय रखकर बाहर चली गई। कोमल जी ने कहा, अरे बेटा तुम लाई हो तो एक बार और पी लेंगे। कोमल जी बिल्कुल ठीक कर रही है बेटा, अर्णव जी ने इसकी से कहा। इसकी ने कहा, हाँ डैड। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? राजवीर ने कुछ कहा क्या?
नहीं नहीं डैड, बिल्कुल नहीं, वो मैं ये सोच रही थी कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। इसकी ने किसी तरह बात को पलट दिया था। ये सुनते ही कोमल जी ने इसके के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा वो तो अभी डिसाइड कर लेंगे, बोलो क्या खाना है। मम्मा मैं सोच रही थी कि आज सबके लिए सैंडविच बनाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और अपने साथ मीसा को भी ले लेना, अर्णव जी ने हंसते हुए कहा। जी डैड, इसकी ने इतना कहा और वो रूम से बाहर आ गई थी। इसकी को पता नहीं कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके घर में क्या चल रहा था। इसकी ने कोमल जी को कह दिया था कि आज ब्रेकफास्ट वो बनाने वाली थी, हालांकि उसके दिमाग में सर्वेंट वाली बात अभी भी चल रही थी। तभी सामने से समर इसकी की तरफ आ रहा था। इसकी कुछ सोच रही थी, इसलिए उसने समर को नोटिस नहीं किया। गुड मॉर्निंग इसकी। गुड मॉर्निंग जीजू। समर ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, इसकी मुझे ना तुमसे एक हेल्प चाहिए। बताइए ना जीजू, मैं जरूर हेल्प करूंगी। समर ने शॉर्ट में पूरी बात इसकी को बताई। इसकी समझ गई थी कि रूही अभी पोस्टमार्टम ट्रामा में है। इसकी ने समर से कहा, जीजू आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं दीदी से बात करूंगी, और जैसा रूही दीदी फील कर रही है ना वो बहुत नॉर्मल है। इसकी मुझे पता था कि तुम बात को समझ जाओगे। ऑफ कोर्स जीजू, मैंने खुद भी ये सब फेस किया था। बस मुझे आपसे एक बात कहनी है कि आप रूही दीदी को अभी अकेला मत करने देना, क्योंकि इस टाइम पर हस्बैंड का सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। श्योर इसकी से बात करके समर फिर से अपने रूम में चला गया था। वहीं इसकी मीसा को उठाने के लिए उसके रूम में गई। मीसा को रूम में आराम से सो रही थी और सामने टीवी चल रहा था। इसकी जैसे ही रूम में गई तो वो हैरान रह गई थी। उसने खुद से कहा, इसने रात भर टीवी बंद नहीं किया था, पता नहीं इसे टीवी चलता है तो नींद कैसे आ जाती है। सबसे पहले उसने टीवी बंद किया और उसके बाद वो मीसा के बेड पर आके बैठ गई थी। उसने कहा, मीसा उठ ना मीसा। मीसा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर सो गई थी। मीसा उठ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। इसकी जा यहाँ से। मीसा मैं 3 गिनूंगी। इसकी जा यार, क्यों तंग कर रही है, तो खुद तो सोती नहीं। मीसा ने कंबल के अंदर से ही कहा था, मुझे कोई शौक नहीं है तुझे उठाने का, लेकिन डैड ने कहा था कि मीसा को उठा देना। चल कोई बात नहीं, मैं मम्मा और डैड को बताकर आ जाती हूँ कि तुझे उठना नहीं है। मीसा ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत उठकर बैठ गई थी। उसने जोर से आवाज लगाई, इसकी मैं उठ गई हूँ। तभी साइड से आवाज आई, अच्छा वेरी गुड। इसकी छुपने के लिए पर्दे के पीछे खड़ी हो गई थी। अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रही थी। देख मीसा, मुझे अपना काम करवाना आता है, अब वो चाहे धमकी देकर हो या किसी और तरह से। इसकी की बच्चे, मैं तो तेरी। इसकी आगे भाग रही थी और मीसा उसके पीछे पीछे। इसकी भागकर मिहिर के रूम में घुस गई थी। मिहिर अभिनय और उसकी फैमिली को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए रेडी हो रहा था। इसकी ये क्या कर रही है, मिहिर ने इसकी से पूछा। मुझे मिहिर के पीछे ही छुपना चाहिए, वो मुझे बचा लेगा, इसकी ने खुद से कहा, और वो जाकर मिहिर के पीछे खड़ी हो गई थी। इसकी ने पीछे पीछे मीसा भी भागकर अंदर आ गई थी। कहाँ है वो? उसने देखा कि इसकी मिहिर के पीछे छुपी हुई थी। मीसा ने साइड में रखे पानी के गिलास को अपने हाथ में उठाया और मिहिर से कहा, मिहिर तू साइड हो जा, इसको आज मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये जब भी जल्दी उठती है तब यही करती है। वहीं इसके मिहिर के कंधों को अपने हाथों से जकड़ रखा था और उसने कहा, मिहिर तू कहीं नहीं जाएगा, तुझे पता है ना तेरे काम में ही आने वाली हूँ। ये तो शादी करके चली जाएगी। देखो तुम दोनों को जो करना है वो करो, मुझे अभी लेट हो रहा है। मिहिर तो साइड हो जाओ वरना। मीसा ने कहा, वरना क्या? नहीं होगा मिहिर साइड तो ले फिर। मीसा ने गिलास का पानी मिहिर के ऊपर ही फेंक दिया था। वो जैसे ही पानी मिहिर के ऊपर गिरा तो इसकी और मीसा दोनों ही एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। इसकी झट से मीसा के पास आई और दोनों एक दूसरे से ताली बजाकर हंसने लगे थे। मिहिर ने दोनों की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, तुम दोनों की लड़ाई में हमेशा मैं ही फंस जाता हूँ। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। चल मीसा नीचे चलते हैं। हाँ इसकी वैसे काफी मजा आया। वो दोनों हंसते हुए नीचे चली गई। वहीं मिहिर ने खुद से कहा, ये तो मेरा मोए मोए हो गया। मिहिर ने जल्दी से ड्रेस चेंज की और रेडी हो ही रहा था कि तभी उसके पास कीर्ति का कॉल आया और उसने गुस्से में मिहिर से कहा, आज आओगे न मिहिर? मैं बस आ ही गया कीर्ति, बस निकल गया हूँ। मिहिर ने इतना कहा और जल्दी से नीचे भागा। मिहिर सबको लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया था। कीर्ति उससे थोड़ा नाराज थी क्योंकि वो हमेशा की तरह लेट आया था। स्वाति और अमोल ने मिहिर से बात की लेकिन कीर्ति साइड में गुस्से में खड़ी थी। मिहिर ने उससे बात करने की कोशिश की और उसे पूरी बात भी बताई, तब भी उसे लग रहा था
कि मिहिर एक्सक्यूज बना रहा था। सभी ने मिलकर एयरपोर्ट के बाहर एक एक कॉफी पी। उसके बाद सबके जाने का टाइम हो गया था। अभिनय, स्वाति और अमोल आगे गए। उनके पीछे पीछे कीर्ति भी जाने लगी। मिहिर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कीर्ति उससे बिना बात किए जा रही थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे से कीर्ति भागती हुई आई और उसने कहा, मिहिर। कीर्ति की आवाज सुनते ही मिहिर पीछे मुड़ा। तुझे बाय किए बिना मैं कैसे जाऊंगी? ये सुनकर मिहिर ने कहा, आई लव यू कीर्ति, अपना ध्यान रखना। कीर्ति ने पीछे देखा और जल्दी से मिहिर को हग करते हुए कहा, आई एम गोना मिस यू मिहिर, जल्दी आना। मिहिर ने कहा। तभी कीर्ति के पेरेंट्स ने उसे आवाज लगाई और वो चली गई थी। मिहिर ने सबको बाय किया और वहाँ से खुशी खुशी निकल गया था। उसने खुद से कहा, थैंक्स गॉड कीर्ति ने मुझसे बात कर ली।